एपिसोड शुरू होता है और हम वो वक्त देखते हैं जब कांग्यून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। वो सेजिन के साथ था और कहता है क्या ये कैमरा तुम अपनी बॉडी पर लगाने वाली हो। सेजिन कहती है कि जो यूट्यूबर्स बाहर की वीडियो बनाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कांग्यून कहता है ये मत कहना कि तुम दोबारा से दोयंग के साथ स्ट्रीमिंग करने वाली हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम दोनों को साथ में देख नहीं पाता, इसलिए अब से अकेले स्ट्रीमिंग करना। सेजिन कहती है फिक्र मत करो, इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए करने वाली हूँ। मैंने दोयंग से सुना था कि मेरे साथ डेटिंग वाली जो बात थी उसको छुपाने के लिए वो लोग योंगजी के साथ उसकी शादी कराने की बात कर रहे थे। अब जब उसने अचानक से फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ शादी करेगा तो इसका मतलब इससे किसी को तो परेशानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोयंग के फादर। कांग्यून कहता है कि मुझे तुम्हारा इरादा समझ आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा लापरवाही नहीं हो जाएगी। अगर कुछ हो गया और उन्हें कैमरा मिल गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम बस मेरे साथ चलो, सब कुछ सेफ रहेगा। सेजिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इस कैमरे के जरिए। कांग्यून कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ये मत कहना कि तुम इससे रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली हो बल्कि लाइव स्ट्रीम करने वाली हो। सेजिन कहती है कि मैं तुमसे इसी बारे में मदद मांगना चाहती थी, क्या तुम मेरी स्ट्रीम को मॉनिटर करोगे। सबसे पहले हमें तकरीबन 50 सब्सक्राइबर्स खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद मैं जब भी बाहर जाऊंगी तो इस कैमरे को अपने कपड़ों के अंदर लगाई रहूंगी, लेकिन सारे वीडियोस प्राइवेट रहेंगे। और कांग्यून तुम मेरे अकाउंट से मुझे मॉनिटर करोगे और इत्तेफाक से अगर मेरे साथ कुछ भी हो गया तो तुम लाइव स्ट्रीम को पब्लिक कर देना। और देखते ही वही वक्त था जब सेजिन को किडनैप कर लिया गया था और कांग्यून उसे देख रहा था और परेशान होकर कहता है सेजिन दोबारा मुझे कभी भी ऐसा करने के लिए मत कहना। फिर सीधा प्रेजेंट में आते हैं। सेजिन कहती है तो बताओ योंगजी स्टार बन के कैसा लग रहा है। तभी ताइमिन कहता है सेजिन सही कह रही है, इस वक्त हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, जल्दी से उससे कैमरा छीनो और इसी वक्त लाइव स्ट्रीम को बंद करो। योंगजी जल्दी से कैमरा छीन कर तोड़ देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्ट्रीमिंग करने की। क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि मैं न्यूज कंपनी के चेयरमैन की बेटी हूँ। तुम्हें सच में लगता है ऐसा वैसा कुछ करके तुम मुझे जेल पहुँचा सकती हो। तभी सेजिन कहती है कि तुमने अपने मुँह से बोला था कि तुमने किसी को मारा है। योंगजी कहती है तो क्या मैं कह दूंगी कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, और इसके अलावा उस दिन क्या हुआ था, क्या इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है। तभी सेजिन उसके मुंह पर थूक देती है और योंगजी गुस्से से उसे थप्पड़ लगाने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कांग्यून आता है और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई सबूत नहीं होगा। सबूत तो इस वक्त मेरे हाथों में है, उस लड़की का फोन जिसको तुमने क्लब में मार दिया था। योंगजी सोचने लगती है एक मिनट, क्या ये फोन उसी लड़की का है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर ये फोन कांग्यून के हाथ में कैसे आया। लेकिन ताइमिन परेशान होकर बोल देता है कि कांग्यून ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मेरे घर में रखा था। कांग्यून कहता है तुम्हारा शुक्रिया ताइमिन, तुम्हारी वजह से चीजें आसान हो गई और तुम्हारी वजह से ये बात भी कंफर्म हो गई है कि जब योंगजी ने उसको मारा था तो उस वक्त तुम वहाँ पर मौजूद थे। फिर कांग्यून उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और ये वही रिकॉर्डिंग थी जब सेजिन ताइमिन से मिलने के लिए गई थी और उसने वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली थी। कांग्यून कहता है कि योंगजी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आसानी से अब बच पाओगी। ताइमिन कहता है योंगजी मुझे माफ कर दो, उस वक्त अचानक से सेजिन ने मुझे डरा दिया था, वो मुझे धमका रही थी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करा। योंगजी कहती है कि ताइमिन आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो सब लोगों को हाथ ऊपर करने के लिए कह देती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और योंगजी कहती है कि तुम्हें पता भी आखिर मैं कौन हूँ, मैं न्यूज कंपनी के चेयरमैन की बेटी हूँ, एक कॉल करूंगी और तुम सब खत्म हो जाओगे। ताइमिन को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो कह रहा था माफ करना लेकिन मैं भी घर पर कॉल करना चाहता हूँ। योंगजी कह रही थी कि सिर्फ तुम मुझे ही क्यों लेकर जा रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब कुछ सेजिन की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ सेजिन और कांग्यून को देखते हैं जो कि एक खाली जगह पर आ जाते हैं। कांग्यून उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। सेजिन कहती है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मुझे कैमरे को भी बचाना था इसलिए मैंने खुद को डिफेंड करा था, और तुम तो जानते हो ना इतना दर्द झेलना तो मेरे लिए आम हो चुका है। तभी कांग्यून कहता है कि सेजिन शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है, खुद से कितनी घिन आने लगती है जब तुम किसी खास को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाते। सेजिन कहती है ऐसा मत कहो, बल्कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करा है कांग्यून, तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। तभी कांग्यून उसे गले लगा लेता और कहते एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, मुझे थोड़ी देर हो गई है ना। सेजिन कहती है कि कोई बात नहीं, जब हीरो की एंट्री देर में होती है तभी तो मजा आता है। तभी कांग्यून उसे किस करने लगता और कहता है चलो मेरे घर पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोयांग को देखते हैं जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सेक्रेटरी आहन आकर बताता है यंग मास्टर ऐसा लगता है कि मिस सेजिन किडनैप
हो गई हैं। मुझे उनका फोन जमीन पर पड़ा मिला था जहाँ पर वो काम करती थी। दोयांग कहता है कि आहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद उस पर अच्छे से नजर रखना। आहान कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हुआ था, वो तकरीबन 1 घंटे पहले गायब हुई हैं। दोयांग कहता है कि फादर इस वक्त घर पर हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर वो अपने फादर से मिलने के लिए आता है और दोयांग के फादर कहते हैं कि तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए। दोयांग कहता है कि सेजिन अचानक से गायब हो गई है, क्या आपने ऐसा करा है। दोयांग के फादर कहते हैं क्या मेरे पास इतना फालतू वक्त है जो मैं ये सब करूंगा। तुम तो बहुत हाई माइटी बन रहे थे ना ब्रॉडकास्ट के टाइम पर, तो फिर यहाँ पर आकर सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो। दोयांग कहता है कि वो टीचर की बेटी है और आपको ही तो इससे परेशानी होती है ना। तभी आहान आकर बताता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है आपको ये स्ट्रीमिंग देखनी चाहिए। और देखते हैं कि ये वही लाइव स्ट्रीमिंग थी जो कि सेजिन कर रही थी। उसमें सिर्फ आवाज आ रही थी। दोयांग के फादर कहते हैं क्या ये योंगजी की आवाज है, ये ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे लगता है ये हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं थी। मैंने उससे कहा था कि रुक कर इंतजार करे, लेकिन उसके अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तभी दोयांग आहान से कहता है कि सेक्रेटरी आहान, ये बताओ इस वक्त सेजिन कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में सेजिन को देखते हैं जो कांग्यून के घर पर थी और वो उसकी चोट पर पट्टियां लगा रहा था। कांग्यून कहता है कि शुक्र की बात है कि बस खरोचे आई हैं, क्या होता अगर हड्डी वड्डी टूट जाती तो। सेजिन कहती है मैंने कहा ना कि मैं बहुत टफ हूँ और हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया कांग्यून। तभी कांग्यून उसे गले लगा लेता और कहता है तुम्हारी बॉडी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर चोट ना लगी हो, यही वजह है कि मैं तुम्हें दोयांग के पास वापस नहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसे पता चला हम दोनों साथ में हैं तो तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। इस वक्त दोयांग भी ब्रॉडकास्ट देख रहा होगा, शायद मुझे तुम्हें वापस भेज देना चाहिए। सेजिन कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्ही ने तो कहा था कि आज रात हम साथ में रहेंगे, मेरा मतलब क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी ट्रीटमेंट खत्म हो चुकी है। तभी कांग्यून उसे किस करने लगता और कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि इस वक्त हमें रुकना नहीं चाहिए। फिर वो लोग बेड पर आ जाते हैं और कांग्यून कहता है एक बात है जो कि मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम दोयांग की विक्टिम हो। मुझे ऐसा लगा था मैं बिना कारण के दखल दे रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता था तब मुझे रियलाइज होता था कि मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ। सच कहूँ तो सेजिन, तुम मेरी बहन से काफी अलग हो, तुम अमेजिंग हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए ताकत बनना चाहता हूँ। अगर इसी को किसी को पसंद करना कहते हैं तो हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सेजिन। वैसे एक और बात है जो कि मुझे कन्फेस करनी है, सच कहूँ तो बताने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सेजिन कहती है अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर देखते हैं कि वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दोयांग को देखते हैं जिससे आहान कुछ बताता है और दोयांग कहता है कि तुमने क्या कहा, सेजिन इस वक्त किसके साथ है। आहान बताता है जहाँ पर किडनैप करके सेजिन को रखा गया था वो एक खाली फैक्ट्री है और वहाँ से पुलिस ने योंगजी और ताइमिन को अरेस्ट कर लिया है। और रही मिस सेजिन की बात, तो वो किसी अनजान आदमी के साथ वहाँ से गायब हो गई थी और पुलिस ने बताया है कि शायद से सेजिन जिसके साथ गई है वो कांग्यून है। दोयांग कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि सेजिन इस वक्त कांग्यून के साथ है। आहान कहता है यंग मास्टर, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में चानी को देखते हैं जो कि कैंपिंग कर रहा था। उसके पास उसी लड़की का फोन आया था जो कि पुलिस वाली थी। वो चानी से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये कैंपिंग करने का सही वक्त नहीं है, अभी एक बहुत बड़ी खबर बाहर आई है, न्यूज कंपनी की चेयरमैन की बेटी ने दोयांग की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। उस वीडियो से ये भी पता चला है क्लब में जो लड़की मरी थी उसको उसी ने मारा था और देखकर लगता है कि इस मामले में ताइमिन यानी कि उस बैंक प्रेसिडेंट का बेटा भी शामिल है। और जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हारे दोस्त हैं, ये मत कहना कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो। चानी कहता है कि अभी के लिए मैं फोन रख रहा हूँ। फोन कटने के बाद वो गुस्से से लिस्ट के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कार से जा रहा था, अपने फादर को कॉल कर रहा था, लेकिन उसके फादर फोन ही नहीं उठा रहे थे। चानी सोचने लगता अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कहीं वो लोग मेरा नाम भी बाहर ना ले आए, और अगर लिस्ट के बारे में पता चला तो मैं सच में काम से चला जाऊंगा। आखिरकार मैंने उस बेवकूफ ताइमिन को वो फोन दिया ही क्यों, उससे मुझे दोयांग को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं ही खत्म होने वाला हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है, अगर मैं ताइमिन से वो फोन वापस ले लूँ तो। तभी उसके पास दोयांग का फोन आने लगता है। चानी सोचता है अरे यार, अगर इसने कुछ पूछा तो मैं क्या कहूँगा और मैं कब तक इसके हाथ से कंट्रोल होने वाला हूँ। जो सब हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो फोन उठाता और दोयांग कहता है कि तुम अपने लोगों को किस तरह से संभाल रहे हो। चानी कहता है अच्छा तुम वो बात कर रहे हो कि योंगजी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया, लेकिन क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा दोयांग, क्योंकि तुम
ही तो अचानक से सेजिन से शादी करने जा रहे थे। ये जाहिर सी बात है योंगजी तुम्हारे पीछे पागल है। तो वो इस बात को लेकर सच में पागल हो गई। दोयंग मुझे लगता है कि तुम्हारी औरत को तुम्हें खुद संभालना आना चाहिए। तभी दोयंग कहता है चानी क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैलाई गई गंदगी को जो साफ करता है वो तुम्हारा खास दोस्त बन जाएगा? मैंने तो तुम्हारे डैड की मदद करी है जो कि एक चीफ डिटेक्टिव के अलावा कुछ भी नहीं है। चानी कहता है अपना मुंह बंद रख गधे के बच्चे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? दोयंग कहता है कि जो सबूत वाला फोन था वो इस वक्त पुलिस के पास है और वो फोन कांग्यून खुद लेकर आया था। चानी कहता है लेकिन आखिरकार वो फोन कांग्यून के पास कैसे गया? दोयंग कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। तुम्हें पता है ना अगर लिस्ट बाहर आई तो सबसे पहले तो तुम्हारे डैड का सर कटेगा। चानी कहता है उस ताइमिन ने कहा था कि वो बस योंगजी को परेशान करना चाहता है। मैं बेवकूफ था जो मैंने उस पर भरोसा करके उसे फोन दे दिया। यहाँ पर तो मैं भी विक्टिम बन गया। दोयंग कहता है कि आगे बढ़कर उस लिस्ट का इस्तेमाल किसने करा था? तुम ही तो राइटर बनना चाहते थे ना? तो क्या राइटर को समझ में नहीं आया था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखते हैं कि ये सब कुछ तुम कैसे संभालने वाले हो। मैं तो बस बैठ कर देखूंगा। फिर अगली सुबह डिटेक्टिव को देखते हैं जो कहते हैं तुम कह रहे हो कि वो सेजिन अभी तक नहीं मिली। तुम बेवकूफों को कुछ करना भी आता है। चीफ डिटेक्टिव पीछे पड़े हुए हैं कि विक्टिम को ढूंढ कर लाओ। जितने सस्पेक्ट हैं सबका नाम बाहर आ गया है और मीडिया पगला रही है। लेकिन तभी वहाँ पर सेजिन आ जाती है और कहती है मैं वही लड़की हूँ जिसे किडनैप किया गया था। देखते हैं कि सेजिन से पूछताछ होनी शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव कहते तुम्हें किडनैप करा गया था लेकिन इसके बजाय तुम काफी शांत लग रही हो। क्या तुम्हें पता था तुम किडनैप होने वाली हो? सेजिन कहती है मुझे नहीं पता था। डिटेक्टिव कहते हैं तो तुम अपनी बॉडी पर कैमरा क्यों लगाई हुई थी? और ऐसा लग रहा है जब तुम किडनैप हुई थी तभी वो स्ट्रीमिंग शुरू हो गई थी। तो ये बताओ किडनैप होने के बाद तुमने लाइव स्ट्रीम कैसे शुरू करी? क्या तुम्हारे साथ कोई साथी था जिसने तुम्हारी इसमें मदद करी थी? फिर कुछ वक्त पहले देखते हैं सेजिन ने कहा था कि अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। कांग्यून कहता है कि हम दोनों साथ में चल सकते हैं। सेजिन कहती है कि नहीं, जब मेरी स्टेटमेंट ले ली जाए तब तुम आना। सबसे पहले मैं सिचुएशन जाकर देखूंगी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कांग्यून कहता है वैसे भी तुम्हारी जिद के आगे मैं कहाँ ही जीत सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी हो तो फौरन मुझे कॉल कर लेना। प्रेजेंट में सेजिन कहती है मैंने अपनी दोस्त से कहा था कि वो स्ट्रीमिंग को मॉनिटर करे और मैंने उससे कहा था अगर तुम्हें कुछ भी मजेदार दिखाई दिए तो फिर तुम फौरन उसे पब्लिक कर देना। मैं यूट्यूब के जरिए पैसा कमाना चाहती थी। आप तो जानते हैं ना आजकल बहुत लोग ऐसा पैसे कमा रहे हैं। डिटेक्टिव कहते और अगर वो फोन तुम्हारे पास पहले से था तो तुमने पहले क्यों नहीं पुलिस को दिया? सेजिन कहती अगर मैं पहले ही दे देती तो आपको लगता है कि वो अभी तक पुलिस के पास होता। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और वहाँ पर दोयंग खड़ा था। दोयंग कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो घर चलते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। दोयंग कहता है तुम थक गई होगी ना, जाओ जाकर नहा लो। सेजिन कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या फिर तुम ना जानने का दिखावा कर रहे हो? दोयंग कहता है यही बात ना कि योंगजी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और वो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग, या फिर दूसरी बात कि तुमने पूरी रात कांग्यून के साथ बिताई। अच्छा तो कांग्यू की शैम्पू की स्मेल इस तरह की है, उसने तो तुम्हारी चोटों पर मरहम भी लगा दिया। क्या तुम उसके साथ सोई हो? सेजिन कहती है क्या तुम ये जानने के लिए इतना क्यूरियस हो रहे हो? अगर ऐसी बात है तो हाँ मैं उसके साथ सोई हूँ, लेकिन क्या मेरे जवाब से फर्क पड़ता है अगर मैंने कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं करा है? तब भी तुम क्या भरोसा करोगे? दोयंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद कंफर्म कर लूंगा। सेजिन तुम्हें याद है कि उस वक्त तुमने मुझसे कैसे कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तो इस वक्त तुम इतना घमंड कैसे दिखा रही हो? मुझे सच में समझ में नहीं आता। जितने भी चीटर्स होते हैं उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? सेजिन ये प्यार नहीं है, उसके जरिए तुम बस खुद को बचा रही हो, जैसे कि तुमने अपनी बहन को खो दिया था। कांग्यून ने भी अपनी बहन को खो दिया था। तभी सेजिन कहती है कि सियोयुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। वैसे मैं कब से इस बात को लेकर क्यूरियस हो रही थी क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने सिर्फ योंगजी से सुना था। तो क्या तुम मुझे बताओ कि आखिर वो किस तरह की इंसान थी? जब भी कांग्यून की बात आती है तुम बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, क्या ये सब उसकी बहन की वजह से है? दोयंग कहता है ठीक है, सबसे पहले मैं इस गलत फहमी को खत्म करता हूँ, मैंने सियोयुन को कभी भी डेट नहीं करा। सेजिन कहती है तो जब लोग उसको तुम्हारी एक्स बुलाते हैं तो तुम इस बात से इनकार क्यों नहीं करते? दोयंग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे कांग्यून को और ज्यादा तकलीफ होती है। सियोयुन एक स्ट्रे कैट की तरह थी जिन पर बहुत तरस आता है। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए काफी बुरा महसूस होता था क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाली थी। सेजिन कहती तुम्हारा क्या मतलब है कि वो जल्दी ही मरने वाली थी? दोयंग कहता क्या कांग्यून ने तुम्हें नहीं बताया कि उसे डिप्रेशन था? सच तो ये है
कि उसे किसी ने मारा नहीं है बल्कि उसने अपने आप को खुद खत्म करा है। एक समय की बात है जब वो दोनों भाई बहन मेरे स्कूल में ट्रांसफर हुए थे, लेकिन ये सब उनके ग्रैंडफादर की वजह से जो कि बहुत पैसे वाले थे। वो ऐसे भाई बहन थे जो कंट्री साइड से अभी अभी यहाँ पर आए थे और कांग्यून उसी क्लास में था जिस क्लास में मैं था। और रही सियोयुन की बात, तो मैं उससे लाइब्रेरी में मिला था जब हम लोग एक ही बुक चुन रहे थे। हम दोनों को बुक पढ़ना पसंद था तो एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते थे। ऐसे ही हम दोनों करीब आ गए, लेकिन एक दिन अचानक से उसने मुझे सब बता दिया। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मैंने अपनी ग्रैंडमा या फिर भाई को नहीं बताया, लेकिन मुझे फिक्र होती थी क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट था। वो मुझे ही लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन जब भी मैं बुक पढ़ती हूँ तो वो गिल्ट गायब हो जाता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स की मौत मेरी वजह से हुई है। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। और प्रेजेंट वाला दोयंग बताता है, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि सियोयुन अपने ही हेल में फंसी हुई थी, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था कि उसको थोड़ा सुकून मिल जाए। खुद को चोट पहुंचाना गलत बात नहीं होती है। तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अपनी तकलीफ को खत्म करना चाहती हो। सियोयुन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी तुम अपने पेरेंट्स को याद करती हो तुम्हारा दिल भारी होता है, तब तुम्हें खुद को कट मार लेना चाहिए। जैसे कि बुक के एक पेज को फाड़ देने से उसकी कहानी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, तब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा दर्द खुद खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट में दोयंग कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश हुई होगी। गिल्ट में रहने से अच्छा है खुद को खत्म करके गिल्ट को खत्म कर दिया जाए, तुम्हें नहीं लगता? और सेजिन के मन में एक ही बात चल रही थी कि ये पागलपन है। सेजिन कहती है, लेकिन कांग्यून के बारे में क्या? अगर सियोयुन खुद मरी थी तो फिर तुमने कांग्यून को किलर क्यों बनाया? दोयंग कहता है, क्योंकि मैं कांग्यून को पनिशमेंट देना चाहता था। उसे अंदाजा था सियोयुन के साथ क्या हो रहा है, फिर भी उसने इग्नोर करा। होश में आ जाओ सेजिन, कांग्यून सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। वो बहुत सेल्फिश है। वो जो कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। सेजिन कहती है कि दूसरे को कल्प्रिट बना कर क्या तुम्हें सच में मजा आता है? इंजियोन दीदी को तुमने पागल कहा, सियोयुन को तुमने विक्टिम कहा और कांग्यून को सेल्फिश कहकर उसे जेल में फंसा दिया, तो अगली बारी किसकी होने वाली है? दोयंग कहता है कि शायद से योंगजी, जिसने कि तुम्हें छूने की हिम्मत करी। तभी सेजिन जोर जोर से हंसने लगती है। दोयंग कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? सेजिन, मैं सीरियस हूँ, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तभी सेजिन उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मैं जिसे मारना चाहती हूँ वो योंगजी नहीं है। ये क्या, तुम्हारे चेहरे से तो खून निकलने लगा। कोई बात नहीं, ये तो पेपर कट है जो कि बुक की वजह से हुआ है। अरे हाँ, मैं सच में कांग्यून के साथ सोई हूँ, तो जरा इस बारे में सोचो, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? फिर देखते हैं कि दोयंग काफी देर वहाँ पर बैठा रहता है और सोचने लगता है कि हम दोनों का अंत ऐसे कैसे हो गया। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है टीचर, मैं अभी भी आपसे नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उस दिन आपने मुझे क्यों बचाया था।